नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.5 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.5 का बेसिक पार्ट। देखोगे यहाँ पे दिया गया है आओ जाने, मतलब हमको क्या क्या यहाँ पे पता चलने वाला है वो हम लोग को यहाँ पे समझना है। सबसे पहला है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज होता क्या है, तो यहाँ पे देखोगे नीचे दी गई आकृतियों का निरीक्षण कीजिए। देखोगे इसका रूप समान है। देखोगे ये वाली लाइन बड़ी है तो ये वाली लाइन बड़ी है, ये छोटी है तो ये छोटी है, ये बीच वाली है तो ये बीच वाली है। कहने का क्या मतलब है, देखने से ये दोनों आकृति समान दिख रही है, ये दोनों आकृति भी समान दिख रही है। ये वाली जो आकृति है वो अंदर वाली ये छोटी वाली आकृति से समान दिख रही है, ये छोटा वाला वर्ग जो है वो बड़े वाले वर्ग से समान दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रूप जो है समान है, भले वो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्या होना चाहिए, देखने में समान रूप होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखोगे दिया गया है प्रत्येक भाग में दिखाई गई दो दो आकृतियों का आकार समान है परंतु वे आकृतियां छोटी बड़ी है, अर्थात वे सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब क्या होगा, बराबर नहीं है। अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 2 ही सेंटीमीटर होगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे उसका जो मान है छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन वो क्या है, देखने में समरूप दिख रहा है। अब देखोगे यहाँ पे दिया गया है ऐसी समान दिखने वाली आकृतियों के रूप समान है, अर्थात ऐसे समान रूप वाली आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। देखोगे यहाँ पे ताजमहल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, लेकिन देखने में कोई फर्क है क्या, सिर्फ बड़ा और छोटा है। तो जब बड़ा और छोटा रहेगा तो समरूप हो जाएगा। उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, कोई फोटो उस फोटो के आधार पर बनाया गया बड़ा फोटो, इनमें समरूपता दिखती है, मतलब सेम रूप दिखेगा। उसी प्रकार रास्ते तथा उन रास्तों के मानचित्र में भी समरूपता दिखाई देती है। दो आकृतियों में भुजाओं का समान अनुपात ही समरूप आकृतियों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। यदि समान आकृतियों में कोण हो तो वे सर्वांगसम होते हैं। देखोगे जो भुजा थी, भुजा सर्वांगसम नहीं था, लेकिन क्या है, कोण सर्वांगसम होती है तथा उसी के माप के होने चाहिए। दो रास्तों के बीच जो कोण हो वही मानचित्र में भी होना चाहिए, अन्यथा वह मानचित्र गलत निर्देशन करेगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे ये यहाँ पे बड़ा रोड है, ठीक है, बड़ा रोड पे अगर ये यहाँ पे 90 अंश पे कट रहा है, इस तरीके से रोड अगर सपोज गया है और यहाँ पे 90 अंश से यहाँ पे ये कट रहा है, लेकिन जब हम लोग उसको छोटा बनाएंगे तो छोटे में भी हमको यहाँ पे 90 अंश का कट करना पड़ेगा, तभी तो वो सेम आएगा ना। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 90 अंश का 90 अंश का, कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे कोण जो है वो सर्वांगसम होता है, बराबर होता है, और भुजाएं जो होती है वो अनुपात में आती है। वो किस में आएगी, अनुपात में आएगी। हम लोग आगे सीखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे आईसीटी टूल्स और लिंक्स। मोबाइल अथवा संगणक पर कोई भी फोटो खींचिए, मतलब मोबाइल पे एक फोटो खींचना है। याद रखिए कि उसे बड़ा या छोटा करते समय हम क्या करते हैं, देखोगे हाथों से ऐसा करके हम लोग जूम करते हैं, मतलब बड़ा करते हैं। उसी प्रकार किसी फोटो का कोई भाग देखने के लिए आप कौन सी कृति करते हैं उसे याद रखें। तो कहने का क्या मतलब है, जो हम लोग जूम करते हैं तो सिर्फ उसका एक साइड का जूम नहीं होता, पूरा का पूरा फोटो जूम होता है। अगर किसी इंसान का फोटो है तो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट्स उसका जो है वो जूम होकर के बड़ा दिखने लगेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब हम समरूप त्रिभुजों का गुणधर्म एक कृति द्वारा समझेंगे। यहाँ पे देखोगे एक कृति द्वारा समझते हैं इसको। अब यहाँ पे देखोगे कृति में क्या दिया गया, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज कागज पर खींचिए। देखोगे यहाँ पे एक कागज पर खींच करके बना लिया गया है। उस त्रिभुज को एक मोटे कागज पर रखिए, उसके सभी ओर पेंसिल घुमा करके 14 त्रिभुज बना करके काट लीजिए। देखोगे यहाँ पे एक त्रिभुज इस तरीके से बनाना है और इसी के जैसे टोटल कितना बनाना है, 14 त्रिभुज बना लेना है। यह ध्यान रहे कि कागज के भुजाकार टुकड़े सर्वांगसम है, मतलब इसके जैसे बनाना है। यहाँ पे 4 है ना, तो जो इसके जैसे बनाओगे यहाँ पे भी 4 ही होना चाहिए। नीचे दर्शाई गई आकृति के अनुसार उन त्रिभुजोकार टुकड़ों को रख करके 3 त्रिभुज बनाए। जब देखोगे जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसमें एक ही त्रिभुज लिया है, ठीक है,
यहाँ पे 4 त्रिभुज लिया ना, तो इसको कैसे बना, तो उसको इस तरीके से रखना है। ये पहला वाला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा त्रिभुज हो गया, ये चौथा त्रिभुज हो गया। 4 त्रिभुज इस तरीके से रखना है, और जो 9 त्रिभुज है उसको अल्टी पल्टी कर करके इस तरीके से 9 त्रिभुज के रूप में उसको रख देना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो 9 त्रिभुज रखा है, अब इसी में समझते हैं, देखोगे ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये वाला जो 3 है, ठीक है, तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 रहेगा और ये वाला 2 रहेगा ना। देखोगे ये 2 4 3 इस तरीके से बन जाएगा। फिर से ये वाला जो 3 है, ये 4 रहेगा, ये 2 रहेगा। अब त्रिभुज को उल्टा करके रखना है। देखोगे ये 2 4 है, तो ये अपने आप 3 आ जाएगा, ये 2 4 है, तो ये अपने आप 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाला क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 है, और यहाँ पे भी देखोगे 3 है, 2 है, तो ये 4 वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से रखना है कि ये इस तरीके से बन जाए। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखते हैं, देखोगे यहाँ पे BC 3 है, यहाँ पे EF कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये 3 है, ये 6 है, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9। अब यहाँ से देखते हैं, ये कितना है, 4 है, यहाँ पे हो जाएगा ये 8, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 4 8 4 12, और यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 2 है, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 2 4 2 6। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखोगे E जो है वो किसके बराबर है, D के बराबर है। कोण B जो है वो E के बराबर है। कोण C जो है वो किसके बराबर है, F के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पे ना एक एक त्रिभुज का पकड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये BC है ना, तो BC अपॉन में क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। तो BC कितना है, 3 बटे EF कितना है, 6, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में AB और DE पकड़ो, तो ये हो जाएगा 4 बटे 8। अब उसके बाद में देखोगे यहाँ पे 2 और ये है 4, तो ये हो जाएगा 2 4। अब अगर हम लोग इसको कट करते हैं, देखोगे यहाँ पे इस तरीके से, ये कट किया 1 बटे 2, ये कट किया 1 बटे 2, और ये वाला भी कट किया तो 1 बटे 2। तो कहने का क्या मतलब है, इसका समानुपात में आता है, इसका अनुपात समान है। उसी तरीके से अगर इसका भी करते हैं, देखोगे ये क्या हो जाएगा, 8 बटे 12 बराबर 6 बटे 9। देखोगे ये 6 बटे 9 हो गया, ये हो गया 4 बटे 6, 4 बटे 6। कहने का क्या मतलब है, ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, और ये वाला इसके साथ में, इस तरीके से अनुपात बनता है। अब इसको भी कट करोगे, देखोगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। कहने का क्या मतलब है, इसका भी अनुपात समान आ रहा है। इस तरीके से हमको याद रखना है। अब ये वाले त्रिभुज में भी देखोगे ना, तो कोण D का मान जो रहेगा कोण P के बराबर रहेगा, कोण E का मान जो रहेगा वो कोण Q के बराबर रहेगा, कोण F का जो मान रहेगा कोण R के बराबर रहेगा। देखोगे यहाँ पे दिया गया त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में ABC एक एक की संगति DEF इस संगति के अनुसार समरूप अगर है तो कोण A जो है D के बराबर रहेगा, कोण B जो रहेगा E के बराबर रहेगा, कोण C F के बराबर रहेगा। देखोगे हमने यहाँ पे देखा था A जो है D के बराबर है, B जो है E के बराबर है, C जो है F के बराबर है। और यहाँ पे जो उसका अनुपात निकलेगा AB बटे DE बराबर 4 बटे 8। देखोगे ये कटा था 1 बटे 2 आया, BC बटे EF 3 बटे 6, ये भी कटेगा तो 1 बटे 2 आएगा, और AC DEF जो है वो भी कटेगा तो 1 बटे 2 आएगा। ऐसा अभी हमने यहाँ पे देखा था, अर्थात संगत भुजाएं समानुपात में है। इसी प्रकार त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR पर विचार कीजिए। DEF एक ऐसी संगति, PQR इस संगति के अनुसार क्या उसके कोण सर्वांगसम या भुजाएं समानुपात में है। ये देखोगे हमने पहले निकाल लिया कि ये इसका समानुपात में है और इसका जो कोण है वो क्या है, सर्वांगसम होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, DEF एक ऐसी संगति PQR के अनुसार इसके कोण सर्वांगसम भी होंगे और भुजाएं समानुपात में भी आएंगी। यहाँ पे क्या दिया गया है, आओ जाने। हमको यहाँ पे क्या समझना है, त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। तो यहाँ पे त्रिभुजों की समरूपता समझने के लिए हमने 2 त्रिभुज बना लिया है। पहला बनाते हैं A B C और दूसरा आ जाएगा P Q R, इस तरीके से रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है, समरूप दिखाने के लिए हम लोग एक बड़ा त्रिभुज लेंगे, एक छोटा त्रिभुज लेंगे, तभी तो समरूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यदि कोण AP
P के बराबर, B Q के बराबर और C R के बराबर हो तो देखोगे A जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, P के बराबर होना चाहिए, B जो है वो Q के बराबर होना चाहिए और C जो है वो R के बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन ये दिया गया है। दूसरे कंडीशन में क्या दिया गया, AB बटे PQ। देखोगे AB जो है वो PQ के अनुपात में आना चाहिए, BC QR, BC जो है वो QR के अनुपात में आना चाहिए और AC जो है वो PR के अनुपात में अगर हो तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखोगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, इसे त्रिभुज ABC और ये वाला चिन्ह लगा करके त्रिभुज PQR इस प्रकार लिखते हैं। तो ये वाले जो चिन्ह का मतलब क्या हो गया, ये है हमारा समरूप का चिन्ह। नीचे दी गई कृति से समरूप त्रिभुजों के संगत कोण या संगत भुजाओं का संबंध समझ सकते हैं। कृति के रूप में दिया गया है, मोटे कागज पर किसी भी माप का त्रिभुज A1 B1 C1 बनाइए और काट ले। तो देखोगे सबसे पहले क्या किया, A1 B1 और C1 ये इस तरीके से बना लिया है। अब कोण A1 कोण B1 कोण C1 मापिए, मतलब जो ये वाला कोण रहेगा कोण A1 कोण B1 और ये रहा हमारा कोण C1, इसको हमने माप लिया। इसी प्रकार मोटे कागज पर A2 B2 C2 और A3 B3 C3 इस प्रकार बनाए कि कोण A1 A2 और A3 बराबर हो, मतलब जो भी ये कोण होगा वो A2 के भी बराबर होगा और A3 के भी बराबर होना चाहिए। B1 B2 B3 जो भी B1 का माप होगा वो B2 के भी बराबर होना चाहिए और B3 के भी बराबर होना चाहिए और C1 C2 C3 ये तीनों बराबर होना चाहिए। जो भी C1 का माप होगा वो C2 के भी बराबर होना चाहिए और C3 के भी बराबर होना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है, ये तीनों कोण बराबर होना चाहिए, ये तीनों कोण बराबर होना चाहिए और ये तीनों कोण बराबर बराबर होना चाहिए, ऐसा हमको बनाना है। और क्या दिया गया, एवं B1 C1 की जो लंबाई है वो B2 C2 से बड़ा है और B2 C2 जो है वो B3 C3 से बड़ा है। तो यहाँ पे चेक करते देखोगे ये कौन सा है, B1 C1, ये जो है ये किससे बड़ा है, B2 C2 से, और B2 C2 किससे बड़ा है, B3 C3 से। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखोगे B1 से C1 की जो डिस्टेंस है वो B2 C2 से बड़ा है और B3 C3 से B2 C2 बड़ा है, इस तरीके से हमको दिया गया। अब वे दो त्रिभुजों को काट कर उसे एक तरफ रखे, मतलब यहाँ से त्रिभुज को कट करना है, एक एक त्रिभुज को कट करना है। अब इन त्रिभुजों की रचना निम्नलिखित दोनों प्रकार से कीजिए, तीनों त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयां नापिए। यहाँ पे देखोगे A1 बराबर A2 बराबर A3, जो ये वाला जो त्रिभुज था इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया गया कुछ इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे जो A2 वाला जो ये वाला त्रिभुज था उसको भी कुछ हद तक ये ऐसे रख दिया गया, तभी तो ये आएगा ना। देखोगे यहाँ पे A1 A2 और A3 ये तीनों आ जाएगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसको इस तरीके से जब मापेंगे तो हमको यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा कि जो A1 का माप है, मतलब जो यहाँ पे कोण जो दिया गया है वो क्या रहेगा, वो बराबर बराबर रहेगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया A1 B1 बटे A2 B2, B1 C1 बटे B2 C2, A1 C1 बटे A2 C2। अनुपात की जांच कीजिए, तीनों समान है, जांच करें, ये भाई तीनों समान आएगा। इसी प्रकार A1 C1 बटे A3 C3, B1 C1 बटे B3 C3, A1 B1 बटे A3 B3, यह अनुपात भी समान है क्या, इसे देखेंगे, ये भी समान आएगा। इस कृति को देखें कि जिस त्रिभुजों के संगत कोणों के माप समान है उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होती है, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होता है। तो कहने का क्या मतलब है, कोण सर्वांगसम होता है और जो उसकी भुजा होती है वो समान अनुपात में होती है। यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, हमने देखा कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यदि पहला वाला कंडीशन क्या है, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, तो दूसरे कंडीशन में AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, अर्थात
यदि संगत कोण समान हो तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। इस नियम को थोड़ा परिश्रम लेकर के सिद्ध कर सकते हैं। हम इनके अनेक उदाहरण में आयोग करेंगे, मतलब इसका हम लोग अनेक उदाहरण देखने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसे ध्यान में रखें। क्या बोला गया है, दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। मतलब उसका संगत कोण समान होना चाहिए तो भी वो समरूप त्रिभुज होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती में तथा संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। ऐसा हमको दिया गया है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया, आकृति 3.57 में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दर्शाया गया। देखोगे ABC है, PQR है। उन त्रिभुजों में दर्शाई गई जानकारी का निरीक्षण कीजिए। जिन भुजाओं की लंबाई नहीं दी गई है उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखोगे कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण का मान दिया गया है, यहाँ पे कर्ण का मान नहीं दिया गया तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे BC अनुपाते RQ दिया गया है, AB अनुपाते PQ ये वाला नहीं दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे कैसे हल करेंगे इसको, प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दी गई जानकारी के अनुसार कोण A बराबर कोण P। देखोगे कोण A जो है कोण P के बराबर है और कोण B जो है कोण Q के बराबर है। ये दोनों 90-90 अंश का है। तो जो कोण C रहेगा वो क्या हो जाएगा, कोण R के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज, ये तो सिद्ध हो गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखोगे जब ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो हम लोग इसकी जो भुजाएं होती है समानुपाती होती है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, AC बटे PR, BC बटे RQ और यहाँ पे AB बटे PQ, इस तरीके से लिखेंगे। देखोगे लिखा हुआ है इसलिए उसकी संगत भुजा समानुपाती होती है। तो AB बटे PQ और बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, इस तरीके से होता है। और सबका मान यहाँ पे रख देते हैं। तो एक बार इसको हल करेंगे फिर दोबारा इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे PQ बराबर 3 गुणे 6, इस तरीके से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, PQ बराबर 3 गुणे 6 बटे में 4, इस तरीके से आएगा। गुणा 4 हो रहा है, बटे में 4 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छंग 18 बटे, अब इसको कट करना है। तो ये देखो कि 4 के पहाड़े में 18 जाना चाहिए, 4 चक 16 दशमलव, यहाँ पे 2 आया, 4 पंचे 20, मतलब इसका कितना हो जाएगा 4.5। देखोगे यहीं पे आ गया है इसलिए PQ बराबर 4.5। अब उसी तरीके से हम लोग इसका भी हल करते हैं। 4 बटे 6 बराबर AC बटे 7.5। अब इसका भी तिर्यक गुणा करोगे, 6 गुणे AC बराबर 4 गुणे 7.5। तो ये हो जाएगा AC बराबर, ये देखोगे यहाँ पे इसका गुणा कर दो तो 7.5 में 4 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे गुणे 6 है तो इस साइड जाएगा बटे 6, तो ये कटा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो AC का भी मान हमारा ये आ गया। यहाँ पे देखोगे AC का मान हमारा आ गया 5। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.5 का बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।